हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग 8 जुलाई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ है कि आफ्टर गलवान वैली ट्रूप्स ऑन बोथ साइड स्टार्ट पुलिंग बैक इन द हॉट स्प्रिंग सेक्टर। तो जहाँ जहाँ भी स्टैंड ऑफ था इस तरीके का, जैसे गलवान वैली में था, उसके बाद एक हॉट स्प्रिंग है वहाँ पर था। तो कल गलवान वैली से सोल्जर पीछे जाने की न्यूज़ आई थी, आज जो है हॉट स्प्रिंग सेक्टर से हुई। तो हम लोग देखते हैं कि दोनों है कहाँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि जैसे यहाँ पे एक डिमार्केट किया गया है डॉलक बेट ओल्डी, है ना, यहाँ जो सबसे ऊपर वाला जो है, तो एलएसी कुछ इस तरीके से पास करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा है और यहाँ से ऐसे थोड़ा सा है, ठीक है। तो दौलत बेग ओल्डी जो है इंडियन टेरिटरी का एलएसी के बाद का वहाँ का सबसे ऊपर वाला टेरिटरी है। और उसके बाद यहाँ पे आता है गलवान वैली, आप देख सकते हैं। हॉट स्प्रिंग यहाँ पे आता है, उधर से दिखाया गया, ये जो यहाँ ए वाला बिंदु है, यहाँ जो है यहाँ हॉट स्प्रिंग आता है, ठीक है। तो यदि कहीं पूछा जाए कि कभी कि हॉट स्प्रिंग या फिर गलवान या फिर दौलत बेग ओल्डी सब किस बॉर्डर पे है, तो याद रखिएगा इंडो चाइना बॉर्डर पे है, एलएसी पे है, एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सैटेलाइट इमेज के सारे दिखाया जा रहा है कि ये सैटेलाइट इमेज में गलवान वैली जून 28 एंड जुलाई 26 दोनों दिन का देखिए अंतर। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है ना। रिसेंट कंस्ट्रक्शन बोथ साइड अपीयर टू बी हैव बीन डिसमेंटल्ड। जो भी कंस्ट्रक्शन किए गए थे अभी दोनों साइड के द्वारा, तो उसको हटा दिया गया है, डिसमेंटल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये है कि आफ्टर गलवान वैली ट्रूप्स ऑन बोथ साइड स्टार्ट पुलिंग बैक इन हॉट स्प्रिंग सेक्टर। आगे बढ़ते हैं। तो यूएस के द्वारा बताया गया जो भी विदेशी स्टूडेंट है, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट नहीं सिर्फ, ठीक है। कुछ न्यूज़ मीडिया इसको बोल रहे हैं कि भारतीय स्टूडेंट को, लेकिन ऐसा नहीं, जो भी वहाँ विदेशी स्टूडेंट है जिसका ऑनलाइन क्लास है, तो उसको बोला गया है कि आप लोग देश छोड़ के जा सकते हैं। मतलब जब ऑनलाइन क्लास है ही तो आप लोग जैसे यहाँ कैसे किसी बहुत सारे स्कूल में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया, उसी तरह से वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया गया है। तो ट्रम्प के द्वारा कहा गया है कि जब तक आपका क्लास न चले आप वहाँ से छोड़कर चले जाएं, और ऑनलाइन क्लास है तो छोड़कर चले जा सकते हैं। इन शॉक टू इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टैंडिंग इन यूएस द इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट, मतलब वहाँ का जो डिपार्टमेंट है, हैज कम द डायरेक्टिव सेइंग दैट वोंट अलाउ टू स्टे इन द कंट्री देयर फॉल क्लासेज आर मूविंग इंटायरली ऑनलाइन, है ना। तो कहा जा रहा है कि कंट्री में वो नहीं रह सकते कोई स्टूडेंट यदि उनका क्लास कम्प्लीटली ऑनलाइन है। एज पर्सन एंटरिंग द यूएस और स्टेइंग इन वायोलेशन ऑफ दिस कैन पोटेंशियली बी डिपोर्टेड, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसको उसके कंट्री में डिपोर्ट किया जाएगा, मतलब लीगल प्रोसेस करके उसको उसके कंट्री सौंपा जाएगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे है। तो उसके बाद है कि while the coronavirus pandemic has disrupted academic calendar, students have been hopeful as the IC students exchange visitor program had earlier allowed foreign students to stay finish their springs and summer course online। तो क्या कह रहा है कि जैसे इसका पहले ऑर्डर दिया गया था कि आप अपना कोर्स जब तक पूरा ना हो तब तक यहाँ पे रह सकते हैं, ठीक है। आगे है कि फॉर IC डायरेक्टिव इशूड US टाइम अप्लाइज टू F1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा फॉर एकेडमिक वर्क एंड M1 नॉन इमिग्रेंट वीज़ा फॉर वोकेशनल कोर्स, है ना। जैसे एकेडमिक वर्क के लिए जो वीज़ा मिलता है उसको बोलते हैं F1 वीज़ा, जैसे H1 भी वीज़ा था ना काम करने के लिए, टेक्निकल वर्क वाले के लिए। उसी तरह से वीज़ा का वहाँ डिफरेंट टाइप है। तो F1 वीज़ा जो मिलता है नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है किसके लिए, तो एकेडमिक वर्क के लिए, और M1 जो है यहाँ पे वोकेशनल कोर्स वाले के लिए है, ठीक है। तो ये था इस न्यूज़ से। आगे बढ़ते हैं। तो आज के यहाँ पे देख लेते हैं कोरोना कितना केस है। तो इंडिया में यदि देखा जाए तो 7,19,000 केस हो चुका है, यानी कि 7 लाख को क्रॉस कर चुका है केस, और जिसमें 4,39,000 लोग रिकवर हो चुके हैं, और डेथ हो गया है 20,160 लोगों का। टेस्ट जो है 1 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, कल ही हम लोग देखे थे। और अब जो रेट है डबलिंग रेट है थोड़ा सा आई थिंक बढ़ा है, कल 20.60 था, है ना, आज जो 20.76 हुआ है, मतलब कि 0.16 डे का डबलिंग रेट बढ़ा है। मतलब अभी बोल सकते हैं कि 21 दिन में केस डबल हो रहा है। यदि इधर देखा जाए तो 3 स्टेट ऐसे हैं जो लाख को क्रॉस कर चुके हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली। ये 3 स्टेट ऐसे हैं जो 1 लाख को क्रॉस कर चुके हैं, और यहाँ का डबलिंग रेट आप देख सकते हैं, जिसमें दिल्ली का थोड़ा सा बेटर है बाकी सारे स्टेट से। डबलिंग रेट मतलब हाँ केस धीरे धीरे डबल हो रहा है। यहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी देख सकते थे। तो पहले का 2.98 था, मतलब कि पहले 100 आदमी इन्फेक्टेड थे, उसमें से 2.98 का डेथ हो रहा था। अब जो जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.80 है। पॉजिटिविटी रेट बढ़ा है। तो एक बैड न्यूज़ है, बोल सकते हैं कि 100 आदमी को टेस्ट किया जा रहा था, पहले इतने लोगों को मतलब कि पॉजिटिव पाया जा रहा था, अब 7.05 लोगों को पॉजिटिव पाया जा रहा है। और कल फिर एक बार ऐसा हुआ कि रिकवर्ड लोग की संख्या कम है, डिटेक्टेड लोग की संख्या ज़्यादा है ना। 22,000 लोग कल भी निकले हैं यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो कह रहा है कि मोनूमेंट्स ओपन दिल्ली स्लोली रिक्लेम बिलव्ड स्पेसेस। तो मोनूमेंट्स धीरे धीरे ओपन किए जा रहे हैं, और धीरे धीरे जो है अभी भी उतना लोग नहीं आ रहे, लेकिन धीरे धीरे पकड़ रहा है, पिकअप पकड़ रहा है, ठीक है। वहाँ पे मतलब कि जो विजिटर हैं आने लगे हैं। पहले दिन जैसे मंडे को खोला गया तो वहाँ पे काफ़ी कम लोग आए थे। तो कल हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, क्या हुमायूं टॉम्ब के बारे में। हुमायूं टॉम्ब आज भी पिक्चर दिया गया है कि यहाँ पे कुतुब मीनार है, ठीक है।
तो हुमायूं टॉम्ब के बारे में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले एएसआई के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि सारा मॉन्यूमेंट एएसआई के द्वारा प्रिजर्व किया जाता है। तो एएसआई का स्थापना हुआ था 1861 में, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा स्थापना किया था। अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। तो इतना याद रखिएगा एएसआई के बारे में। हुमायूं टॉम्ब के बारे में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो इसको बनाया गया था हाजी बेगम के द्वारा, है ना, इसको बनाया गया था हाजी बेगम के द्वारा, और 1569-70 के आसपास इसको बनाया गया था। पहला टॉम्ब है जो इंडिया में, जिसमें 4 बाग स्टाइल में बनाया गया था, मतलब चारों तरफ से इसके गार्डन थे, 4 गार्डन इस तरीके से। तो पहला टॉम्ब है इंडिया में जिसमें 4 बाग स्टाइल अपनाया गया था, और रेड सैंडस्टोन का इतना ज़्यादा यूज किया गया था। ये पहली बार है हुमायूं टॉम्ब में ऐसा हुआ था कि इतना ज़्यादा मात्रा में रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया हो। और 1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया था। तो 1993 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये रहा हुमायूं टॉम्ब के बारे में। आज हम लोग कुतुब मीनार के बारे में देख लेते हैं। तो कुतुब मीनार एक्चुअली बनाया गया था, उसका स्टार्टिंग जो किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। स्लेव डायनेस्टी का रूलर था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का रूलर था। ये भी एक यूनेस्को साइट है, इसका भी जो है दर्जा 1993 में ही दिया गया है। तो हुमायूं टॉम्ब हो और कुतुब मीनार हो, दोनों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है 93 में ही दिया गया है। ये 73 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है, मतलब एक टावर जैसा है। 73 मीटर इसका हाइट है, 73 मीटर। 1199 में 1199 में इसके फर्स्ट फ्लोर को बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन उसके बाद जब डेथ हो गया उसका, तो उसके बाद इल्तुतमिश के द्वारा इसका 3 फ्लोर बनाया गया। ठीक है, तो टोटल मिला के 4 फ्लोर हो गए इसके। टोटल मिला के इसके 4 फ्लोर हो गए। 4 स्टोरी बिल्डिंग था उस समय, लेकिन उसके बाद एक भूकंप लाइटनिंग इसके ऊपर गिर गया था 1369 में। ठीक है, 1369 में लाइटनिंग गिर जाने के कारण इसका 1 फ्लोर ऊपर का डैमेज हो गया था। तो अब बच गया उसमें 3 फ्लोर। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसमें 2 फ्लोर बनवाया गया, मतलब एक जो डैमेज हो गया उसको रिपेयर करवाया, 1 फ्लोर अपने तरफ से ऐड करवाया। तो अभी जो है टोटल 5 स्टोरी बिल्डिंग है, 5 मंजिला टावर है बोल सकते हैं। ये टोटल अभी 5 मंजिला टावर है। ठीक है, यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऐसे आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 और ये पूरा 5 है ना, यहाँ से 1 2 3 4 पूरा 5 देख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 5 स्टोरी बिल्डिंग है या फिर टावर बोल सकते हैं। तो कैसे कैसे बना था एक बार हम रिपीट करते हैं कि ये जो है 1199 में इसका स्टार्ट हुआ था, 1199 में। ठीक है, और उस समय 1 फ्लोर बनाया गया था। उसके बाद जब कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो गया था तो इल्तुतमिश के द्वारा इसका 3 फ्लोर बनवाया गया, तो हो गया टोटल 4 फ्लोर। लेकिन 1369 में इस पर लाइटनिंग गिर गया, तो 1 फ्लोर जो है डैमेज हो गया, तो उस डैमेज फ्लोर को ही बनवाया गया, 1 फ्लोर और ऐड किया गया, तो टोटल 5 फ्लोर बिल्डिंग हो गया। इसका जो गेट है शेरशाह तुरी के द्वारा बनवाया गया था। इसमें जो गेट पे पहले नहीं था, इसका जो गेटवे था वो शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। और मतलब कुतुबुद्दीन नाम कहाँ से आता है कुतुब मीनार, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे। ठीक है, उनके नाम पे इसको रखा गया है। इस टावर का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार रखा गया है, न कि कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर। ठीक है, तो याद रखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। इसी के सामने कुबतुल इस्लाम मॉस्क है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि कल भी हम लोग देखे थे कि 2-3 पार्टी जो है वहाँ पे मतलब कि इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख रही थी पोस्टल बैलेट के विरोध में। तो अब जो है आरजेडी के द्वारा, जो राष्ट्रीय जनता दल है, बिहार में जो पार्टी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, हालांकि इसका लोकसभा में 0 सांसद है, फिर भी जो है ये चिट्ठी लिखी है अभी इलेक्शन कमीशन को पोस्टल बैलेट के खिलाफ, कि पोस्टल बैलेट से जो है बीजेपी को फ़ायदा होगा। अब कैसे फ़ायदा होगा हमको तो समझ में नहीं आ रहा। हमको तो ये अच्छा लग रहा है कि जो लोग 65+ हैं, यानी कि जिनको कोरोना होने का ज़्यादा चांस है, या फिर जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उनको घर से वोट करने का आदेश दिया गया है, तो मतलब कि उनको मतलब परमिशन दिया गया है, तो बोल सकते हैं कि अच्छा बात है। लेकिन यहाँ पे जैसे सारे पार्टी के द्वारा इसको अभी मतलब कि बोला जा रहा है कि बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाएगा, बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाएगा। ठीक है, तो इसके द्वारा भी चिट्ठी लिखा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे एक दिन न्यूज़ डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस किए थे कि इसमें एक्चुअली होगा क्या, कि जो लोग हैं 65+ ज़्यादा लोग जो हैं उनको कई स्टेज में हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो लोग ज़्यादा डिजिटली लिटरेट हैं नहीं। तो जैसे नेट से डाउनलोड करना हो फॉर्म, या फिर मुहर करके पोस्ट करना हो उसको, तो उनको एक से ज़्यादा स्टेज पे मतलब कि डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट हेल्प की ज़रूरत होगी, या तो पोस्ट करने में या फिर नेट से डाउनलोड करने में। इसके कारण से होगा कि उनका जो कैंडिडेट किस कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं वो डिस्क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से उनका जो एक राइट है नॉन डिस्क्लोजर का, वो हनन होगा उस राइट का, तो इस कारण से लोग उसको विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तब राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भी इलेक्शन कमीशन को ये चिट्ठी लिखा गया है कि इसको हटाया जाए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
तो सीबीएसई आज जो है हमारे एचआरडी मिनिस्टर जो रमेश पोखरियाल निशंक, उनका स्टेटमेंट आया था कि सीबीएसई जो है सोच रही है 9 से 12 तक के क्लास के बर्डन को कम करने के लिए। जैसे अभी कल हम लोग देखा था कि सिर्फ बोर्ड क्लास वाले का कम किया जा रहा था, एनसीईआरटी और सीबीएसई ऐसा सोच रहा था। अभी जो भी है वो फाइनल स्टेज नहीं है, ठीक है, अभी बस सोचा जा रहा है। तो सीबीएसई has decided to rationalize the curriculum of class 9 to 12 for the year 2020-21। तो 9 से 12 4 क्लास, मतलब कि 9 से 12 चारों क्लास के बच्चों को यहाँ पे थोड़ा सा सिलेबस कम करने के लिए सोचा जा रहा है। कितना कम होगा और क्या कम होगा ऐसा भी नहीं बताया गया। कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ लर्निंग अचीवमेंट इज डिसाइडेड टू रेशनलाइज सिलेबस अप टू 30% बाय रिटेनिंग द कोर कॉन्सेप्ट। कह रहा है कोर कॉन्सेप्ट को छोड़ करके 30% तक सिलेबस कम करने के लिए सोचा जा रहा है, ठीक है। लुकिंग एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन प्रिवेलिंग इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, सीबीएसई इज डिसाइडेड टू रिवाइज द करिकुलम एंड रिड्यूस कोर्स लोड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12, ठीक है। तो 9 से 12वीं क्लास तक, मतलब चार क्लास के बच्चों के यहाँ पे कम किया गया है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एनआईए न्यूज़ था, पुलवामा केस जो हुआ था 14 फरवरी 2019 को, ठीक है। वहाँ पे एनआईए के द्वारा एक आदमी को अरेस्ट किया गया। तो हम लोग एनआईए के बारे में जान लेते हैं कि एनआईए का स्थापना हुआ था 2009 में, लेकिन एनआईए का स्टैट्यूटरी बॉडी, इसका जो एक्ट आया था, एनआईए एक्ट आया था 2008 में। तो एनआईए एक्ट 2008 के तहत, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत इसका स्थापना हुआ था 2009 में। और जो मुंबई में जो अटैक हुआ था 26/11 का, उसके बाद ऐसा सोचा गया कि हमारे देश में एक ऐसा संस्था होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट से लड़े, मतलब टेरर रिलेटेड क्राइम से लड़े। तो उसी के कारण जो है एनआईए का स्थापना किया गया था 26/11 के घटना के बाद 2009 में इसको स्थापना किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और एमएचए के अंदर आता है। एमएचए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसके जो डायरेक्टर जनरल अभी वाईसी मोदी हैं। और पिछले साल एक अमेंडमेंट हुआ था 2019 में। तो इसके पहले जो, मतलब अमेंडमेंट के पहले सिर्फ और सिर्फ टेरर रिलेटेड क्राइम देखता था, जहाँ पे टेररिज्म फैलता था उसी रिलेटेड क्राइम को देखता। लेकिन 2019 में अमेंडमेंट के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर दिया गया। जैसे टेरर रिलेटेड क्राइम के अलावा फेक करेंसी में भी देखता है, यदि कोई इलीगल ट्रेड करता है वेपन्स का, है ना, आर्म्स का कोई ट्रेड करता है, वहाँ भी ये देखता है, ठीक है। इसके अलावा विदेशों में भी जांच करने का इसको परमिशन दिया गया कि कोई यदि विदेशी गवर्नमेंट चाहती है कि एनआईए से वो जांच कराए, ठीक है, किसी भी घटना का, तो वहाँ भी एनआईए का यूज कर सकती है, ऐसा इसको परमिशन दिया गया है। तो ये था एनआईए के बारे में। आगे बढ़ते हैं दूसरे न्यूज़ की तरफ। हाँ, ईडी रजिस्टर केस अगेंस्ट मुंबई एयरपोर्ट ऑपरेटर। तो मुंबई के जो ऑपरेटर थे, एयरपोर्ट ऑपरेटर है, उनके अगेंस्ट जो है ईडी के द्वारा केस अभी वहाँ पे मतलब कि दाखिल किया गया है। तो हम लोग ईडी के बारे में जान लें। तो ईडी का स्थापना हुआ था 1 मई 1956 को, लेकिन उस समय इसका नाम था इन्फोर्समेंट यूनिट, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता था। जब इसका स्थापना हुआ था तो उस समय इसका नाम था ईयू इन्फोर्समेंट यूनिट। 1 मई 1956 को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता था, लेकिन 1957 में इसका नाम बदल करके कर दिया गया ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। अब जो है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। मेनली ये 2 एक्ट में डील करता है। एक है फेमा एक्ट 1999 यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, और पीएमएल एक्ट 2002 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये 2 लॉ में मेनली डील करता है और इसका काम क्या है, इकोनॉमिक क्राइम को देखना, ठीक है। तो ये था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर अभी आता है, लेकिन जब बना था तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर था। यानी शुरू से था ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही, लेकिन बस डिपार्टमेंट इसका चेंज हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कि हाउ यूएस वीज़ा मूव अफेक्ट इंडियन स्टूडेंट। तो जो यूएस के द्वारा जो नया रूल लाया गया है वीज़ा के बारे में, तो वो कैसे इंडियन स्टूडेंट को अफेक्ट करेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो जैसे कहा है कि ऑन मंडे द यूनाइटेड स्टेट इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट अनाउंस्ड दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स माइट हैव टू लीव द कंट्री और रिस्क डिपोर्टेशन इफ द यूनिवर्सिटी मूव क्लास इंटायरली ऑनलाइन द अपकमिंग फॉल सेमेस्टर। क्या करें कि यदि अपकमिंग सेमेस्टर में किसी स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी के द्वारा कंप्लीटली जो है ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है, तो ऐसे स्टूडेंट को देश छोड़ देना चाहिए, नहीं तो उनको डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट किया जाए मतलब लीगल वे में उनको उनके कंट्री सौंपा जाएगा। स्टूडेंट अटेंडिंग स्कूल ऑफरिंग नॉर्मल इन पर्सन क्लासेज कैन से बट दे कैन नॉट टेक मोर देन 1 क्लास और 3 क्रेडिट आवर्स ऑनलाइन। क्या कह रहा है कि जो स्टूडेंट स्कूल ऑफर कर रहे हैं ना, अटेंडिंग स्कूल ऑफरिंग नॉर्मल इन पर्सन क्लासेज, वो रुक सकते हैं, लेकिन वो भी उनके यहाँ भी कंडीशन है कि 1 क्लास या 3 क्रेडिट से ज़्यादा उनका 3 घंटे का ज़्यादा ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ डज इम्पैक्ट इंडियन स्टूडेंट। तो इंडियन स्टूडेंट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इट मीन्स इंडियंस इनरोल्ड इन स्कूल और प्रोग्राम दैट वर इंटायरली ऑनलाइन फॉर द फॉल सेमेस्टर विल कम टू हिम। तो कह रहा है कि ऐसे बच्चों को घर आना पड़ेगा, सबसे पहला प्रभाव तो यही होगा। दे कैन स्टे बैक ओनली दे हैव अल्टरनेटिव स्टेप इन सच ए मूव टू अ स्कूल दैट ऑफर्स इन पर्सन इंस्ट्रक्शन कॉन्टैक्ट क्लास और चूज अप्रोप्रिएट मेडिकल लीव। क्या कह रहा है कि मेडिकल लीव, तो जैसे कह रहा है कि उनके द्वारा कहा गया है कि उनके पास और भी कई ऑप्शन है, जैसे मतलब कि वो तभी रुक सकते हैं कि उनके पास कोई अल्टरनेटिव स्टेप हो, जैसे उनका कोई कॉन्टैक्ट क्लास हो, मतलब कि कुछ क्लास ऑनलाइन हो और कुछ क्लास जो है वहाँ जाकर करना पड़ता हो, या फिर कोई मेडिकल लीव पे हो। स्टूडेंट हु कैम बैक टू इंडिया व्हेन कैंपस शट डाउन रिटर्न टू यूएस इफ देयर क्लासेज आर इंटरनिंग ऑनलाइन। क्या करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि इंडिया रिटर्न हो गए थे, ठीक है,
और कहा जा रहा है कि स्टूडेंट हु केम बैक टू इंडिया व्हेन कैंपस शट कैन नॉट रिटर्न टू द यूएस इफ देयर क्लास इंटायरली ऑनलाइन। जो स्टूडेंट यदि इंडिया आ गए थे और उनका क्लास यदि ऑनलाइन चल रहा है तो फिर यूएस अभी वो नहीं जा सकते हैं, ठीक है। द सेम अप्लाइज टू द न्यू स्टूडेंट इनरोल्ड फॉर द फॉल सेमेस्टर। यदि कोई मतलब नया स्टूडेंट इनरोल होगा अगले सेमेस्टर के लिए और उसका भी क्लास यदि ऑनलाइन चलता है तो उसके ऊपर भी यही लागू होगा। वन थिंग इज वेरी क्लियर, स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्टार्ट एन ऑनलाइन कोर्स विल नॉट गेट अ वीजा टिल दे एक्चुअली गोइंग टू कैंपस। यानी कि एक चीज़ यहाँ से क्लियर है कि यदि कोई स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करता है, मतलब ऑनलाइन कोर्स में इनरोल कर रहा है यूएस के किसी यूनिवर्सिटी में, तो उसको वीज़ा तब तक नहीं दिया जाए जब तक उसका क्लास कैंपस में ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि सुमित जैन को फाउंडर ऑफ योकेट टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस। योकेट क्या है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो स्टूडेंट प्लानिंग टू स्टडिंग अब्रॉड। योकेट एक प्लेटफॉर्म है जो मतलब कि जो विदेश में जा रहे स्टूडेंट हैं उनको मदद करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहिए फिर ऐसा। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट दी जनरल यूनिवर्सिटी टू ब्लेंड इन पर्सन एंड ऑनलाइन क्लासेज। तो जो ब्लेंड मतलब कि दोनों तरह के कोर्सेज ले रहे हैं, सच पर्सन रिमेन इन यूएस। ऐसे स्टूडेंट मतलब कि यूएस में रह सकते हैं। दोज रिटर्न टू इंडिया विल बी अलाउड टू इंटर द यूएस। और यदि इंडिया रिटर्न कर गए हैं पेंडेमिक के कारण तो उनको यूएस आने दिया जाए, क्योंकि उनका क्लास ऑनलाइन और इन पर्सन दोनों था, मतलब क्लास में भी चलता था और ऑनलाइन भी चलता था। They will even be allowed to attend more than one class or 3 credit hours online. However, the university or college will have to certify the US government that a student is not taking an entirely online course. तो इसके लिए क्या करना है, स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट को बताएगा कि इस स्टूडेंट का जो कोर्स है इंटायरली ऑनलाइन नहीं है, 100% ऑनलाइन नहीं है आने वाले सेमेस्टर में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दिस एक्सेप्शन डजंट अप्लाई टू F1 वीजा स्टूडेंट। तो इन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम और M1 वीजा स्टूडेंट्स आर नॉट परमिटेड इन एनी ऑनलाइन कोर्सेज। क्या करें कि ये एक्सेप्शन F1 और M1 वाले को भी नहीं मिलेगा। F1 और M1 वीजा क्या होता है पहले हम लोग देखे थे, है ना, आज मतलब शुरू में ही। वाई द यूएस टेकन डिसीजन, तो यूएस के द्वारा ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट इन यूएस आर रिक्वायर्ड टू डू मोस्ट देयर लर्निंग थ्रू कॉन्टैक्ट क्लासेस। क्या करें कि इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यूएस में है, ठीक है, उनको वहाँ पे कॉन्टैक्ट क्लासेस के थ्रू ही सीखने के लिए वहाँ पे इनकरेज किया जाता है। द कैंपस शट डाउन फोर्स द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड टेम्पररी एक्सेप्शंस टू अलाउ मोर ऑनलाइन क्लासेस बट ओनली फॉर द स्प्रिंग एंड समर सेमेस्टर। क्या कह रहा है कि कैंपस शट डाउन होने के कारण वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अलाउ किया, मतलब गवर्नमेंट को अलाउ करना पड़ा, ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्पररी वे में ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट किया जाए, लेकिन सिर्फ 2 सेमेस्टर के लिए, स्प्रिंग और समर सेमेस्टर के लिए, ठीक है। मतलब स्प्रिंग सेमेस्टर जो पिछले साल वाला सेमेस्टर था दिसंबर से जून, तो मार्च में एक्चुअली पैंडेमिक आया था ना, और फिर नेक्स्ट जून के बाद जो भी आया समर सेमेस्टर है। IC स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम ACVP didn't say much on this reason. Its statement said only there is a concordant need to resume the carefully balanced protection implemented by federal regulation। तो कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा, सारे यूनिवर्सिटी के द्वारा कहा गया, या फिर जो भी बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सचेंज के थ्रू जाते हैं, जैसे कुछ यूएस के कुछ बच्चे यहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यहाँ कुछ बच्चे उसके बदले में यूएस की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो एक्सचेंज प्रोग्राम वाला मतलब कि जो कोऑर्डिनेटर उनके द्वारा भी कहा गया कि हम बस यूएस गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करेंगे। सम आर सीइंग दिस अ प्रेशर टैक्टिक टू गेट यूनिवर्सिटीज यूरोपियन फॉल सेमेस्टर। तो क्या कह रहा है कि इसको जो है एक प्रेशर टैक्टिक के भी रूप में कुछ लोग देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को ये कहा जा रहा है कि आप लोग अपना स्कूल खोलिए या फिर यूनिवर्सिटी खोलिए। स्कूल मस्ट ओपन इन द फॉल, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीटेड ऑन मंडे। तो डोनाल्ड ट्रम्प ट्वीट की भी किए थे कि मतलब कि स्कूल को खोलना पड़ेगा, है ना। मतलब कि जैसे इंडिया में क्या है कि स्कूल खोलना चाह रहा है, अभी सब स्कूल सारे कोचिंग चाह रहे हैं कि हम अपना पढ़ाई चालू करें, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा मना किया गया कि नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल अभी चालू नहीं किया जाएगा। यूएस में रेगुलेशन हटा दिया गया, लेकिन स्कूल वाले प्रिंसिपल जो है वो खोल नहीं रहे हैं स्कूल, ठीक है। तो इसी को देखते हुए इसके द्वारा ये स्टेप लिया गया है वहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ऐसे भी ज़बरदस्ती हो करके स्कूल खुले। नेक्स्ट, हाउ विल दिस अफेक्ट इंटरनेशनल इनरोलमेंट इन यूएस। यूएस में इंटरनेशनल इनरोलमेंट को कैसे अफेक्ट करेगा, वहाँ कमेगा या बढ़ेगा। द यूनिवर्सिटीज हैव ऑलरेडी मेड एडमिशन टू ऑफर टू इंटरनेशनल स्टूडेंट। द ACVP अनाउंस्ड कुड इनकरेज प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट टू डिफर देयर ज्वाइनिंग द नेक्स्ट सेमेस्टर। तो क्या करें कि इससे जो है नेक्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट ज्वाइन करने वाले थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं, तो उनको यदि ऑनलाइन कोर्स मिलेगा तो कुछ बच्चे ज़्यादा इनरोल कराएंगे, भी कुछ बच्चे इनरोल नहीं कराएंगे, जिनको अमेरिका जाने का मन था तो इनरोल नहीं कराएंगे। एज पर इनरोल्ड स्टूडेंट दे मे हैव कंसीडर ड्रॉपिंग अ सेमेस्टर। इंडियंस आर द सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन द यूएस आफ्टर द चाइनीज। तो यूएस में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा चाइनीज है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, ठीक है, क्योंकि उसका पॉपुलेशन ज़्यादा है, ऐसा आप सोच सकते हैं। व्हाट आर द ऑप्शंस बिफोर इंडियन स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन यूएस। तो इंडियन स्टूडेंट जो यूएस में इनरोल्ड है उनको ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो द थिंग वी मस्ट डू नाउ प्रेशर ऑन आवर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज एंड द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिसेज हाउसेज इन दोज यूनिवर्सिटीज फॉर देम टू डू थिंग। तो क्या करें कि अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है कि प्रेशर करना है अपने इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ को एंड द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस हाउसेज इन 2 यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके ऊपर
कि आइदर क्रिएट अ स्ट्रक्चर दैट कंपाइल्ड विद द डिफरेंट 3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट दैट आईसी हैज गिवन टास्क और आस्क द यूनिवर्सिटी टू लॉबी एक्सटेंसिवली फॉर द मेजर टू रिसाइन एंड टेक टू हिज कोर्ट। क्या करे कि इस बात को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, या फिर और क्या किया जा सकता है कि वो उनके जो स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ से रिटर्न कर दिया जा सकता है किसी भी तरीके से बहाना बना करके, है ना। तो ये सब यहाँ पे ऑप्शन है। तो ठीक है, ये था इस न्यूज़ को एक्सप्लेन में। आगे बढ़ते हैं। तो ब्राज़ील प्रेसिडेंट बोल्सोनारो टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो हम इनके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि 2020 में जो 2020 का जो 26 जनवरी था, ठीक है, 2020 का जो 26 जनवरी था, 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट थे जायर बोल्सोनारो, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो है जायर बोल्सोनारो, उनके द्वारा उनका जो है टेस्ट पॉजिटिव आया है कोविड-19 का। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए इनके बारे में कि 2020 में जो हमारे प्रेसिडेंट मतलब कि जो 26 जनवरी के चीफ गेस्ट थे वो जायर बोल्सोनारो थे, जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, उनको कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे कि उइघुर एग्जाइल्स फाइल केस इन आईसीसी अगेंस्ट बीजिंग। तो हम यहाँ पे उइघुर मुसलमान के बारे में बात करते हैं। उइघुर एक मुस्लिम के कम्युनिटी है जो तुर्किश ओरिजिन के हैं। ठीक है, मतलब कि टर्किश ओरिजिन के हैं बोल सकते हैं। तुर्की से आकर के ये लोग चाइना में बस गए थे। ये रहते कहाँ पे थे, इंडिया पाकिस्तान और चाइना का जहाँ पे बॉर्डर है ना, एक्चुअली पाकिस्तान का तो डायरेक्ट बॉर्डर चाइना के साथ नहीं है, पीओके वाले हिस्से के साथ लगता है। यदि पीओके इंडिया वापस ले लेता है, और लेगा ही कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उस दिन के बाद से इंडिया चाइना और पाकिस्तान का कोई लैंड बाउंड्री नहीं रह जाएगा, डायरेक्ट बाउंड्री नहीं रह जाएगा, जैसे अभी इन लोग का है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं आईसीसी के बारे में। तो उइघुर मुस्लिम के कुछ लीडर्स के द्वारा आईसीसी मतलब कि आईसीसी में वे लोग गए हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है, तो आप पहले लोकेशन दिमाग में बैठा लीजिए कि उइघुर मुसलमान रहते कहाँ हैं। तो जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर में जो चाइना का प्रोविंस है ना, वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, उनके जो सोशल कस्टम है ये सब नहीं मानने दिया जा रहा है। ठीक है, और उनके मतलब कि तो इसी के विरोध में कई लोग जो है चाइना छोड़ के दूसरे केस में दूसरे कंट्री में चले गए हैं। तो वही उइघुर एग्जाइल का मतलब क्या हुआ कि जो दूसरे कंट्री से चल रहा है। ठीक है, आईसीसी पहुंचा है। आईसीसी क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो याद रखिएगा, ऑन मंडे टू इन्वेस्टिगेट बीजिंग फॉर जीनोसाइड एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि जीनोसाइड हुआ है, जीनोसाइड मतलब कि मास मर्डर हुआ है, और ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम हुआ है भाई चाइना की जो रूलिंग पार्टी है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। हालांकि इस पर पाकिस्तान हर बार मुस्लिम जबता है, लेकिन इस पर उसको बोलने नहीं आता है। ठीक है, तो सब बात की बात है। हम लोग पहले आईसीसी के बारे में देख लेते हैं। आईसीसी मतलब कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। देखिए आईसीजे से काफ़ी डिफरेंट है। एक है आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से यूएन का बॉडी है ना, ये अलग है और आईसीसी अलग है। आईसीसी का यूएन से कोई लेना देना नहीं है, आईसीसी का यूएन से कोई लेना देना नहीं, जबकि आईसीजे जो है यूएन का एक बॉडी है। ठीक है, यूएन का 6 बॉडी है, जिसमें आईसीसी भी एक है। तो हम लोग आईसीसी के बारे में आईसीजे एक है, आईसीसी अलग चीज़ है। तो आईसीसी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इसमें 123 मेंबर हैं, 123 मेंबर हैं। इसका भी हेडक्वार्टर नीदरलैंड के द हेग में है। ठीक है, तो इसी कारण से काफ़ी कन्फ्यूजन होता है आईसीजे और आईसीसी में। ठीक है, आईसीजे जो है यूएन का बॉडी है, आईसीसी यूएन का बॉडी नहीं है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसमें 123 मेंबर हैं, हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच, ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, है ना। जो यूएन का ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच। और इसका स्थापना हुआ था रोम स्टैट्यूट के तहत। स्टैट्यूट मतलब होता है लॉ, यानी कि रोम में इसके लिए मीटिंग किया गया था कि ऐसा बनाना चाहिए। तो ठीक है, तो रोम स्टैट्यूट के तहत इसका स्थापना किया गया था 17 जुलाई 98 को। तो इसका स्थापना हुआ था 17 जुलाई 98 को, लेकिन एक फोर्स में आया 1 जुलाई 2002 से। तो 1 जुलाई 2002 के बाद फोर्स में आया। इसका स्थापना हुआ था 17 जुलाई 98 को रोम स्टैट्यूट के तहत। और इसमें 123 मेंबर है। हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड के द हेग में है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका नाम है। ठीक है, तो ये था इस न्यूज़ से। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें कि टीम ऑफ लंदन बेस्ड लॉयर, लंदन से कुछ लॉयर जो हैं कंप्लेन फाइल किए हैं बीजिंग के अगेंस्ट, जो है इसके बारे में। दूसरी न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो आज अब इसके बाद कोई न्यूज़ नहीं है। तो इसी के साथ आज का न्यूज़ डिस्कशन समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।